नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बातचीत करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय विषय में यह जो मुद्दा है, जो आप यहाँ पर पैनल पर देख भी रहे हैं, इजराइल लेबनान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है ना। यह मुद्दा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में, इजराइल के अपने पड़ोसी देशों के साथ में जो एक तनावपूर्ण स्थितियाँ रहती हैं, इस कंटेक्स्ट में यह जो विषय है, यह विषय अपने आप में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जा सकता है। तो आइए इस पर हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिर यह समझौता क्या हुआ है और इसे हम ऐतिहासिक क्यों कह रहे हैं, है ना। मुद्दा तो यही है कि इसे हम ऐतिहासिक क्यों कह रहे हैं, यानी कि इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है इस समझौते के कॉन्टेक्स्ट में जिस पर हमें यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए। और आइए यहाँ पर हम एक एक कर इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विषय है, यह विषय IAS के मेन सिलेबस में किस में पढ़ना होता है, तो GS के पेपर 2 में, है कि नहीं। GS के पेपर 2 में यह विषय महत्वपूर्ण तौर पर पढ़ना होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्तर पर। तो इस कंटेक्स्ट में यह जो विषय है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। न केवल मुख्य परीक्षा बल्कि IAS की प्री परीक्षा के लिहाज से भी आज की जो यह चर्चा है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आइए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहा एक विवाद है, जो कि समुद्री सीमा के कॉन्टेक्स्ट में यह विवाद चल रहा था। लंबे समय से यह विवाद चल रहा था और उसी की समाप्ति की गई है। उसी को लेकर करके हाल के समय में दोनों देशों ने समझौता किया है ना। क्या समझौता किया है, किस आधार पर समझौता किया है, इस पर अभी हम बातचीत करेंगे, ठीक है। दोनों देश यानी कि इजराइल और लेबनान। कहने का मतलब यह है कि चूंकि ये दोनों ही पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देशों के बीच में सीमा को लेकर करके विवाद की स्थिति पनपना कोई नई बात नहीं है ना। दुनिया भर के ऐसे उदाहरण आपके सामने उपलब्ध हैं और इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि ये जो सीमा विवाद है, ये सीमा विवाद भी कुछ ऐसे ही उदाहरणों में से एक है ना। यहाँ पर समुद्री सीमा के कॉन्टेक्स्ट में चूंकि यह चर्चा चल रही है, इसलिए यहाँ पर ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर यह जो समुद्री सीमा विवाद हुआ था, यह क्यों हुआ था, ठीक है। इसको हम लोग एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित होने की संभावना अभी जताई जा रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये बात मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इजराइल और जो लेबनान है ना, इजराइल और लेबनान, इन दोनों के बीच में लंबे समय से ऐसे भी युद्ध की स्थिति है। ये तो जो समुद्री सीमा को लेकर करके विवाद है, ये तो है ही, लेकिन इससे इतर भी भूमि सीमा विवाद, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट भी बहुत लंबे समय से इन दोनों के बीच में चल रहा है और दोनों के बीच में अक्सर तनावपूर्ण माहौल रहता ही है, ठीक है ना। तो इस कंटेक्स्ट में दोनों ही पक्ष एक दूसरे से अलग मुद्दे पर तो उलझे हुए हैं ही, लेकिन इस बीच जो यह समुद्री सीमा विवाद है, यह भी पनप गया था। विवाद का कारण यदि हम तलाशने की कोशिश करें तो इसका कारण दरअसल ये था कि जिस पार्टिकुलर रीजन में विवाद की स्थिति पनपी, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के भंडार हैं, है ना। कौन से प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप आराम से समझ सकते हैं कि भाई प्राकृतिक गैस के भंडार हैं और इन दोनों की सीमाओं के बीच में है, तो ऐसे में दोनों ही देश चाहेंगे कि भाई इस संसाधन का लाभ केवल हम उठाएं, है ना, या फिर इसका अधिकांश जो हिस्सा है वो केवल हमारे पक्ष में रहे, बाकी दूसरे देश के पक्ष में न रहे, है ना। तो ये जो डिस्प्यूट है, यह डिस्प्यूट यहीं पर, विवाद जो है यहीं पर, यह जो ट्रायंगुलर शेप आप देख रहे हैं ना, जो त्रिभुजाकार आकृति आप देख रहे हैं, यहीं पर जो है यह विवादित क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर लेबनान है और यह है इजराइल, ठीक है। इसको आप लोकेशन के आधार पर समझने की कोशिश कीजिए। दोनों ही मध्य पूर्व के देश हैं, ठीक है। ये दोनों ही एशियाई देश हैं, लेकिन दोनों ही मध्य पूर्व में हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के तौर पर ये दोनों माने जाते हैं, लेबनान और इजराइल। क्लियर। तो यहाँ पर यह जो ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार आकृति वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यह भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भूमध्य सागर के
पूर्वी हिस्से में यह क्षेत्र है और यहाँ पर जो है जहाँ लेबनान कहता है कि भाई इसकी सीमा यहाँ तक होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर मैं आपको एक अलग कलर से बता देता हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी न हो। यह जो ग्रीन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये ग्रीन यहाँ पर कह रहा है कि लेबनान की सीमा यहाँ तक आती है, क्लियर। वहीं जो इजराइल है, इजराइल का कहना है कि भाई नहीं, हमारी सीमा यहाँ तक है, जो मैं हल्का येलो से आपको दर्शा रहा हूँ। जो ग्रीन है, ग्रीन वाली जो लाइन मैंने यहाँ पर खींची है, यहाँ पर लेबनान कहता है कि नहीं हमारी सीमा यहाँ तक है, और वही इजराइल कहता है कि नहीं हमारी सीमा यहाँ तक है। बात समझ में आ रही है ना। तो दोनों ही देश अपनी अपनी सीमा का विस्तार इस समुद्री क्षेत्र में करने की बात करते हैं, और इस लिहाज से यह जो पार्टिकुलर रीजन है, यह पार्टिकुलर रीजन विवादों के घेरे में आ गया, है ना। और क्यों विवादों के घेरे में आ गया, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं और दोनों ही अपने अपने स्तर पर इसका दोहन, इसका उपयोग करने की कोशिश करना चाहते थे, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको यदि बताऊं तो वर्ष 2011 से ही जब पहली बार इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के बारे में जानकारी मिली, तो फिर दोनों देशों के द्वारा उठापटक की स्थिति यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में देखी गई, ठीक है। यहाँ तक बात आप समझ गए कि आखिर क्या है विवाद का कारण, कैसे कैसे इन दोनों के बीच में इस पार्टिकुलर रीजन में विवाद की स्थिति देखी गई है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ जो गैस के भंडार हैं, गैस फील्ड हैं, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका नाम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ताकि परीक्षा में कभी इनके बारे में पूछ लिया जाए कि भाई ये गैस फील्ड कहाँ पर हैं, क्योंकि ये विवादों में है ना, तो इस पर सवाल बन सकता है। तो एक है कारिश और दूसरा है क्वाना, है ना, कारिश और क्वाना, ठीक है। ये दोनों ही गैस फील्ड हैं, गैस क्षेत्र हैं इस पार्टिकुलर रीजन में, ओके। तो इस कंटेक्स्ट में इन दोनों देशों के बीच में एक विवाद की स्थिति हाल के समय में यहाँ पर देखी गई थी, और उसके बाद जो समझौता हुआ है, इसी के आधार पर यह समझौता हुआ है कि भाई अब हम इस क्षेत्र में दोनों मिल करके काम करेंगे, है ना। दोनों जो है इस गैस फील्ड वाले क्षेत्र में जो भी रॉयल्टी मिलेगी हम दोनों एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, है ना। तो अब दोनों देशों को यहाँ पर जो भी गैस का दोहन किया जाएगा उस पर रॉयल्टी मिलेगी, क्लियर। यहां तक आप समझ गए। दोनों देशों के बीच पहली बार समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया है, ठीक है ना। पहली बार ऐसा किया गया है कि भाई अब हम एक दूसरे के साथ विवाद में न पड़ें, इससे बेहतर है कि हम समुद्री सीमा का निर्धारण कर लें ताकि भाई आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, ठीक है। समझौते से दोनों देशों को विभिन्न स्तरों पर लाभ की उम्मीद भी दर्शाई जा रही है। देखो लाभ कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। पहली बात यहां पर यह है दोस्तों कि जो इजराइल है ना, इजराइल को इससे क्या लाभ होगा। इजराइल को इससे लाभ होगा कि भाई इसकी जो ऊर्जा सुरक्षा है, ऊर्जा सुरक्षा बेहतर तरीके से सुनिश्चित होगी, है ना। साथ ही जो वित्तीय लाभ है वित्तीय लाभ भी इसको मिलेगा, है ना। कैसे मिलेगा वित्तीय लाभ, तो ये क्या कर सकता है कि जो भी गैस का उत्पादन होगा यहाँ पर इस पार्टिकुलर रीजन में, ये यूरोपियन कंट्रीज को बेच सकता है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यूरोपियन कंट्रीज जो है हाल के समय में तेल को लेकर करके बहुत अधिक संवेदनशील हुए हैं। क्यों संवेदनशील हुए हैं, तो यहाँ पर यह भी बात समझने लायक है कि यहाँ पर रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वह विवाद यहाँ पर भी सामने आ जाता है। कैसे आ जाता है, तो रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद की स्थिति को लेकर के जो एक तनाव वाला माहौल क्रिएट हुआ है, ऐसे में तेल का जो उत्पादन होता है ओपेक कंट्रीज में उन्होंने क्या किया है, कटौती की बात कही है। कुछ समय पहले ही उन्होंने घोषणा की है कि भाई हम कटौती करेंगे। ओपेक प्लस कंट्रीज जो हैं उन्होंने इस संदर्भ में कहा भी है, और रूस भी उसमें शामिल है ना। तो इससे क्या होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको तेल की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो सकती है, या फिर उनको जो मिलेगा भी तो वो महंगा तेल मिल सकता है ना। तो ऐसे में चूंकि इजराइल क्या है, इजराइल अमेरिका का मित्र देश है, और अमेरिका और यूरोपियन देश क्या है, ये एक दूसरे के साथ मित्रता रखते हैं।
है कि नहीं। तो आप यदि इसको इस एंगल से समझिएगा तो इस कंटेक्स्ट में इजराइल को वित्तीय लाभ भी होगा, क्योंकि यह यूरोपियन कंट्रीज को अपने यहाँ जो तेल का उत्पादन हो, ये सॉरी जो प्राकृतिक गैस वगैरह का उत्पादन होगा, इसकी आपूर्ति ये कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा लाभ होगा इजराइल को वो ये होगा कि जो लेबनान का दक्षिणी इलाका है, लेबनान का दक्षिणी इलाका हमेशा तनावपूर्ण रहा है कि नहीं, तो उससे इसको सुरक्षा मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा विवाद की स्थिति नहीं पनपेगी, तो फिर इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। किसको? तो इजराइल को, है ना। तो इससे इसको सुरक्षा, अन्य जो सुरक्षा है वह भी इसको मिल सकती है ना। कौन सी सुरक्षा? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। सीमाई सुरक्षा भी इजराइल को मिल सकती है, सीमावर्ती या सीमाई सुरक्षा। ठीक है। दूसरी ओर यदि हम बात करें भाई लेबनान को क्या लाभ हो सकता है, तो लेबनान को सामान्य तौर पर दो स्तरों पर लाभ होगा। एक तो उसको भी ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति देखी जा सकती है और दूसरा इसे भी वित्तीय लाभ हो सकता है। वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में लेबनान जो है ऊर्जा संकट से और वित्तीय संकट से दोनों से जूझ रहा है। तो ऐसे में ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते को यदि हम देखें तो इसका एक बड़ा महत्व यहाँ पर इस रूप में देखा जा सकता है कि लेबनान को यहाँ पर ऊर्जा संकट से उबरने में मदद मिलेगी और साथ ही वित्तीय संकट से भी उबरने में मदद मिलेगी। क्लियर? ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझने लायक है। लेकिन इस सभी समझौते के कंटेक्स्ट में एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि इसका मतलब यह नहीं है कि इस ऐतिहासिक समझौते के बाद लेबनान और इजराइल के बीच का जो विवाद है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया, है ना। कारण क्या है? कारण इसका यह है कि इन दोनों देशों के बीच में जो भू सीमा विवाद है, जो लैंड डिस्प्यूट है, वह अभी भी बना हुआ है ना। भू सीमा विवाद जिसकी चर्चा मैंने शुरू में भी की थी, ठीक है ना। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो तो समुद्री सीमा विवाद की बात कर रहे हैं जो 2011 के बाद से पनपनी शुरू हुई। कारण क्या था वो हमने डिटेल में जिक्र किया ही है कि नहीं। लेकिन जो एक मेन जो दिक्कत है, मेन दिक्कत यहाँ पर लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर करके है और ये लगातार ये डिस्प्यूट बना ही हुआ है ना। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूँगा कि 1978 के समय से ही इजराइल और लेबनान के बीच में एक तनावपूर्ण माहौल देखा गया था, ठीक है ना। कारण इसका ये था कि जो PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि फिलिस्तीन के द्वारा वह समर्थित एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक सैन्य गुट था, उसने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में कब्जा करना शुरू किया और इजराइल के अगेंस्ट में जो है विद्रोह की स्थिति भी पनपाई थी, ठीक है ना। और बाद में एक हिजबुल्ला नाम का भी एक संगठन था, उसने भी इजराइल के अगेंस्ट में एक तरीके से कह सकते हैं कि सैन्य गतिविधि शुरू की थी, है ना। और इजराइल ने अक्सरहा इस संगठन के अगेंस्ट में कुछ कार्रवाइयां भी की हैं, हिजबुल्ला के अगेंस्ट में, है ना। तो इन स्तरों पर जो एक तनावपूर्ण माहौल था लेबनान के दक्षिणी इलाके में वो हमेशा से बना रहा है और दोनों देशों के बीच में एक अभी तक कह सकते हैं कि समझौते की कोई स्थिति नहीं देखी गई है, ठीक है ना। यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि इन दोनों के बीच में एक ब्लू लाइन है ना, यह जो आप देख रहे हैं ब्लू रंग की जो रेखा आप देख रहे हैं, ये एक ब्लू लाइन है। इन दोनों के बीच में अभी इस लाइन को ही डिमार्केट किया गया है कि भाई ये लेबनान और ये इजराइल रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि अभी तक इस सीमा विवाद को लेकर के एज सच कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है कि कौन सा हिस्सा इजराइल के लिए रहेगा, कौन सा हिस्सा लेबनान के लिए रहेगा। फिलहाल इसी ब्लू लाइन को कंटिन्यू किया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में इस विवाद का हल निकलता है या फिर इससे संबंधित क्या कुछ स्थितियां रहती हैं। तो आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल है वो सवाल एक बार आप देख लीजिए, सवाल को हल करने की कोशिश कीजिएगा। सवाल ये है कि इजराइल लेबनान के बीच विवाद की पृष्ठभूमि बताते हुए हालिया ऐतिहासिक समझौते की चर्चा कीजिए। तो इन दोनों देशों के बीच में विवाद की क्या पृष्ठभूमि रही है वो आप ब्रीफ में बता दीजिएगा
और साथ ही जो हालिया समझौता हुआ है इसके बारे में आपको बता देना है ना। 2011 में क्या स्थिति थी, वर्तमान में किस आधार पर समझौता हुआ है, कौन कौन से महत्वपूर्ण गैस फील्ड हैं, इसके बारे में बता दीजिएगा। और साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल स्तर पर क्या कुछ देखा जा सकता है कि नहीं। तो इस आधार पर आप इसका एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।